यदि संसाधनों का वितरण समान रूप से नहीं होता है तो मान के चलिए कि समाज का एक वर्ग ऐसा होगा जो अपने आप में उपेक्षित वर्ग हो जाएगा। सत्ता भी एक साधन है और साधन यथा साध्य है। अगर इसका विकेंद्रीकरण ठीक प्रकार से नहीं होता है तो मान के चलिए समाज का एक वर्ग असंतुष्ट होगा। जब समाज का एक वर्ग असंतुष्ट होगा तो समाज का विकास समग्र रूप से नहीं हो पाएगा। आज हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? तो आज हम बिहार की पॉलिटी में चर्चा करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की। उस पंचायती राज व्यवस्था को हमने 3 भागों में विभाजित करा है और जब 3 भागों में विभाजित करा तो इसके प्रथम भाग में इसके संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे, दूसरे भाग में पूर्ण रूप से पंचायत को देखेंगे और तीसरे भाग में देखेंगे नगर निकायों को। तो प्रथम भाग का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और पुनः वहीं से बिहार के पॉलिटिकल मैप से। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर का स्वागत करता हूं चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम यूपीपीसीएस और बीपीएससी की स्टेट सीरीज की कंटिन्यूस सीरीज को यहाँ पे लगातार सीरीज को यहाँ पे कंटिन्यूस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ज्ञानवर्धन हो रहा है तो फिर इसको शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और हाँ, अगर शेयर कर रहे हैं तो शेयर कुछ इस प्रकार से करिए क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है। उस एफर्ट्स का सम्मान आपके मन में होना चाहिए। बात को प्रारंभ करते हैं और जब पंचायत की बात करते हैं बिहार पॉलिटी के अंतर्गत तो हमको पता लगता है कि ये बिहार का पॉलिटिकल मैप है और अगर ये बिहार का पॉलिटिकल मैप है तो इसमें 38 डिस्ट्रिक्ट है। उन 38 डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ग्रामीण स्तर तक हमारे पास शासन व्यवस्था के एक अंग मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्थानीय निकाय। उस स्थानीय निकाय में हमको 2 उपखंड मिलते हैं, एक पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करता है, नगर निकाय जो कि नगरीय क्षेत्रों के लिए काम करता है। तो पहले इसके संबंधित प्रावधान देखेंगे प्रथम भाग में, फिर पंचायत देखेंगे और तीसरे भाग में नगर निकाय देखेंगे। हमको ये पता लगता है कि हमारे पास 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था है जिसमें एक स्तर हमको मिलता है जिला स्तर पर, फिर मिलता है हमको ब्लॉक स्तर और तीसरा हमको मिलता है ग्रामीण स्तर। तो जब ग्रामीण स्तर पर बात करेंगे तो ग्रामीण स्तर पर गांव होगा, उन गांव का जब एक क्लस्टर समूह बन जाएगा तो ब्लॉक कहलाएगा। जब ब्लॉक का एक समूह बन जाएगा तो वो अपने आप में जिला कहलाता है। अर्थात जिला एक ब्लॉक का क्लस्टर है और एक ब्लॉक एक गांव का क्लस्टर है और इस प्रकार से 3 स्तर पर हमको 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। संवैधानिक अनुच्छेद 12, संवैधानिक अनुच्छेद 12 क्या कहती है? तो संवैधानिक अनुच्छेद 12 आपको राज्य की परिभाषा देती है। जी हाँ, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 के अंतर्गत, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 3 का प्रथम अनुच्छेद और भारतीय संविधान के भाग 4 का प्रथम अनुच्छेद आपको राज्य की परिभाषा देता है। उस राज्य की परिभाषा में 4 घटक हमारे सामने निकल कर आते हैं। उसमें जो पहला घटक मिलता है वो हमको मिलता है केंद्रीय विधायिका और केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत हमारे पास आते हैं राष्ट्रपति, भारतीय संसद में हमारे पास आती है लोकसभा और राज्यसभा और केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत हमारे पास आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल अर्थात भारत के महान्यायवादी। इसके साथ हमारे पास आती है राज्य विधायिका और राज्य कार्यपालिका। तो राज्य विधायिका हमारे पास आते हैं राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्य कार्यपालिका हमारे पास आएंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्थानीय निकाय और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य विधि सम्मत निकाय, ऐसे जिनका फॉर्मेशन स्टेट के द्वारा टाइम पर प्राइवेट सेक्टर में या पर सार्वजनिक सेक्टर में एक विधि के माध्यम से करा गया है, उनको हम कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम या अन्य विधि सम्मत निकाय। और तीसरा हमारे पास है हमारे स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में हमको मिलती है पंचायत और नगर निकाय। पंचायत हमको मिलती है ग्रामीण स्तर पर और नगर निकाय हमको मिलते हैं नगरीय स्तर पर। और इस प्रकार से राज्य की परिभाषा के 4 घटकों में एक महत्वपूर्ण घटक हमारे स्थानीय निकाय निकल कर आते हैं। मेरे मुंह में हल्की सी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, हालांकि अभी धीमे धीमे ठीक हो रही है, लेकिन मैं लगातार बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी जनरेट हो जाती है, तो थोड़ा सा मेरे साथ सहन करिएगा। इसके लिए मैं आपसे प्रारंभ में थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, तो राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका, केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका, स्थानीय निकाय और सार्वजनिक उपक्रम, ये राज्य की परिभाषा मिलती है हमको मिलती है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। अब देख लेते हैं, जब अनुच्छेद 12 के अंतर्गत इसकी परिभाषा हमको मिलती है तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या आता है? तो बिहार में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमको देखने को मिलती है और जब पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो इसका जो मूल उद्देश्य हम लोगों के सामने समझ में आता है, उसके मूल उद्देश्य में हमको ये पता लगता है कि यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। विकेंद्रीकरण अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन अर्थात केंद्रीकरण का जस्ट अपोजिट। तो जब चीजें किसी केंद्र की ओर आ रही होती है तो यानी कि केंद्र अपने आप में स्ट्रांग होता है, फिर केंद्र अपने आप में एक अधिपत्य की तरह काम करता है। इसके विरुद्ध एक होता है विकेंद्रीकरण, जब चीजें केंद्र से दूर जाती हैं और समग्र रूप से उनका विकास, प्रसार और प्रचार होता है। हम समग्र रूप से उनका विकास प्रसार के माध्यम से होता है तो वह कहलाता है विकेंद्रीकरण। तो
स्थानीय निकाय अपने आप में विकेंद्रीकरण का उदाहरण, जब ये विकेंद्रीकरण का उदाहरण है तो विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करेगा लोकतंत्र भागीदारी को, और जब भागीदारी सुनिश्चित होगा तो ग्रामीण जनसंख्या है भारत की 70%, हमें देखा गया 36.6% जो वर्तमान की जनसंख्या है वह हमारी नगरीय जनसंख्या निकल के आती है, लेकिन लमसम अगर टाउन्स वगैरह सबको मिलाते तो अभी 70% जनसंख्या जो है वो हमारी ग्रामीण जनसंख्या के क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। और नगरों में भी जो लोग रह रहे हैं उन्होंने अपने गांव को नहीं छोड़ा है, वे अपनी ग्रामीण सभ्यता के साथ नगरों में रहते हैं। इसलिए आपको दिल्ली जैसे नगर में या अन्य किसी और नगर में आपको क्लस्टर देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको अलग अलग संस्कृतियों का समावेश ग्रामीण परिवेश के साथ देखने के लिए मिलता है। तो जब 70% जनसंख्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत राज्य के डिसीजन मेकिंग में, राज्य के निर्णय प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है तो राज्य के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है। यह राज्य के प्रति जब विश्वास बढ़ता है तो लोकतंत्र की भागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित होता है। इसलिए स्थानीय निकाय पंचायती राज व्यवस्था अपने आप में विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। जितना अधिक विकेंद्रीकरण होगा उतनी अधिक सहभागिता बढ़ेगी, जितनी अधिक सहभागिता बढ़ेगी उतना राज्य को अपने राज्य के प्रति वात्सल्य का प्रेम भाव जागेगा, और जितना अधिक वात्सल्य का प्रेम जाएगा वह कहेगा कि राज्य मेरा। जब राज्य आपका अपना है तो आप अपनी चीज को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से राजनीतिक सत्ता शीर्ष से लेकर ग्रामीण स्तर पर या भू स्तर पर धरा स्तर पर पहुंचती है। जब धरा स्तर पर पहुंचती है तो सभी सत्ता के समावेशी घटक होते हुए अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, और इस प्रकार से राज्य का या समाज का या राज्य व्यवस्था का एक समग्र विकास होता है। तो यदि पंचायती राज व्यवस्था अपने आप में प्रभावी रूप से काम करती है तो आप देखेंगे उस क्षेत्र का विकास भी बहुत अच्छे प्रकार से होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे सामाजिक परिवेश में हमारी पंचायती राज व्यवस्था अब करप्शन के जाल में आ चुकी है, और भारत में जो निम्न स्तर की राजनीति होती है उस निम्न स्तर की राजनीति का जो भू आधार बन गया है वह हमारी पंचायती राज राजनीतिक व्यवस्था बन गई है। लेकिन ये समय के साथ सुधरेगी, हम लोग आशान्वित हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, लोकतंत्र से भागीदारी सुनिश्चित होती है। 70% जनसंख्या विकास के लिए ग्रामीण जनसंख्या का विकास अपने आप में यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 73वें संविधान संशोधन 1973 अनुच्छेद 243 से 243 ओ 11वीं अनुसूची और इस प्रकार से 29 विषय। अब देखिए, जब हम भारतीय संविधान के मूल रूप का वर्णन करते हैं तो मूल रूप के वर्णन के अंतर्गत हमको मिलता है भाग 4 के अंतर्गत हमको मिलती है अनुच्छेद 40, और अनुच्छेद 40 क्या कहती है? पंचायतों का संगठन, पंचायतों का गठन। यानी कि भारत के मूल संविधान में पंचायतों का प्रावधान हमको मिलता था, लेकिन पंचायतों प्रावधान को प्रभावी रूप से प्रभावी बनाया गया था कितने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ही आया था वर्ष 1993 में। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के लिए था, और 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय व्यवस्था के लिए अमल में लाया गया। सब भारतीय संविधान के 9 भाग के अंतर्गत, जिसमें केवल एक अनुच्छेद था पहला 243, अब उसी में बहुत सारे उप अनुच्छेद बनाए गए। तो जब 73वां संविधान संशोधन आया तो उस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान भाग 9 के अंतर्गत 243 ए से 243 ओ तक हमको प्रावधान मिलता है पंचायतों का। 243 ए से 243 ओ तक हमको प्रावधान मिलता है किसका? पंचायत का। फिर 243 पी से 243 जेड एच तक हमको प्रावधान मिलेगा नगर निकाय का, और उसके बाद हमको प्रावधान मिल जाता है सामुदायिक केंद्रों का। उनको बाद में देखते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 9 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसका संशोधन करा गया। फिर इसमें भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक हमको पंचायतों का प्रावधान मिलता है। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायतों के संबंध में, और जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तो पंचायतों को अपने कुछ संवैधानिक विधि सम्मत अधिकार दिए गए। उन विधि सम्मत अधिकारों में 9 विषयों को पंचायतों के पास ट्रांसफर करा गया। जब पंचायतों के पास ट्रांसफर करा गया तो यही कहलाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अर्थात जो केंद्र के पास सत्ता थी, केंद्र ने अपनी सत्ता को बताया राज्यों के विषय में, और फिर राज्यों ने अपने सत्ता के अधिकार दिए हैं पंचायतों को। उन्हीं सत्ता के अधिकारों में 29 विषय ऐसे थे जो पंचायतों को ट्रांसफर कर दिए गए। यानी कि अब इन विषयों पर पंचायत अपने निर्णय लेगी। जब पंचायत अपने निर्णय लेगी तो यही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। तो पंचायत बैठी, पंचायत अपने लिए, तो अभी तक वह लोग जो राज्य पर निर्भर रहते थे अब वे स्वयं अपना निर्णय लेने की प्रक्रिया में जुड़ गए हैं। और जब वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में जुड़ गए हैं तो वो मानते हैं कि यदि
आजू बाजू इन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा, मान लीजिए किसी सड़क को बनवाने में या किसी मार्ग को बनवाने में निर्णय लिया है, 6 महीने में तो मार्ग बनके तैयार हो जाता है। तो जब वो मार्ग बनके तैयार हो जाता है तो जब जब उसको देखेंगे और जब जब उस पर चलेंगे तो कहेंगे इसका निर्णय मेरे द्वारा भी लिया गया था, यानी कि इसके बनने में जो निर्णय सहभागिता हुई थी उसमें मेरी भी सहभागिता रही थी। तो ये होता है राज्य के प्रति अपना वात्सल्य प्रेम को जगाना। तो राज्य में विश्वास बनता है। तो जब राज्य में विश्वास बनता है तो समाज अधिक संगठित होकर सामने निकल कर आता है। संवैधानिक प्रावधान देख रहे थे। संवैधानिक प्रावधान में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अच्छा, संवैधानिक प्रावधान में एक सेकंड, संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायत का प्रावधान मूल संविधान में मिलता है। यह उस समय तक राज्य सूची का विषय था। यदि राज्य से संबंधित विषय की जनसंख्या, यदि राज्य में संबंधित विषय अर्थात पंचायत विषय की जनसंख्या 20 लाख या उससे कम है, यानी राज्य में संबंधित विषय के संबंध में राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो फिर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भी लागू किया जा सकता है। ऐसा संविधान कहता है। लागू किया जाएगा ऐसा मैंडेटरी नहीं है। संविधान का प्रावधान ये कहता है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो फिर इसमें 2 स्तर पर ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। हमने पहली स्लाइड में देखा था, हमारे पास 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है, जिला स्तर की, ब्लॉक स्तर की और ग्रामीण स्तर की। इसमें से जो बीच वाला स्तर है ब्लॉक स्तर, उसको फिर हटा दिया जाएगा और 2 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आ सकती है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ये एक संवैधानिक प्रावधान है। राज्य के ऊपर निर्णय लेता है कि वह 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रखता है या 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रखता है, लेकिन जो 2 स्तरीय 20 लाख से और 20 लाख से ऊपर की जनसंख्या है उसके लिए 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यदि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपके पास लगेगी तो 20 लाख की जनसंख्या से कम वाले राज्यों के अंदर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लग सकती है। आगे देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति है इस व्यवस्था की स्थापना के लिए। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई? वर्ष 1957 में हुई। और समिति की स्थापना किस लिए हुई? क्योंकि हमने वर्ष 1952 में कार्यक्रम को लॉन्च करा। कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक विकास केंद्र। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में हमारे पास आया। समिति की स्थापना वर्ष 1952 में क्रियान्वित। ध्यान रखिए, भाषा को ठीक से पढ़िएगा। समिति की स्थापना वर्ष 1952 में क्रियान्वित, ये यहां से कनेक्ट हो रहा है। वर्ष 1952 में क्रियान्वित सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के असफल का पुनर्निरीक्षण करने के लिए करी गई थी। तो समिति की स्थापना, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ष 1952 में चलाया गया था, वह असफल हो गया। वह असफल क्यों हुआ? तो उसका निरीक्षण करने के लिए इस समिति की स्थापना वर्ष 1957 में करी गई। और समिति ने क्या कहा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का अनुसंधान 3 स्तरों पर, अनुशंसा, ये अनुसंधान है, इसको अनुशंसा कर लीजिएगा। अनुशंसा 3 स्तर पर करी गई। 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसमें श्री गणेश करा गया। जब श्री गणेश करा गया तो परिणाम स्वरूप 1968 में राजस्थान पहला राज्य बन जाता है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को क्रियान्वित करा। और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश इस प्रकार का दूसरा राज्य बन जाता है। तो जब तक संवैधानिक प्रावधान नहीं आए थे तब भी बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर ऐसे 2 राज्य जिन्होंने प्रथम और द्वितीय स्थान पर पंचायती राज व्यवस्था को क्रियान्वित या लागू करा, उसमें पहला राज्य निकल के आता है राजस्थान, श्री गणेश करा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और दूसरा उसी वर्ष में निकल के आता है आंध्र प्रदेश। तो दोनों में बस जो थोड़ा सा अंतर है वह केवल 2 अक्टूबर और 11 अक्टूबर का रहता है। इस प्रकार से राजस्थान प्रथम राज्य बनता है और दूसरा राज्य अपने आप में आंध्र प्रदेश बन जाता है। आगे देखते हैं अशोक मेहता समिति। अब अशोक मेहता समिति क्या हुई? तो अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का एक और समिति आई वर्ष 1977। तो इस समिति का आने का समय क्या था? ठीक 20 वर्ष के बाद। वो आई थी 1957, ये आती है वर्ष 1977। इसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा करी, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। इन्होंने ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा नहीं करी। फिर आती है हमारे पास पीवीआर समिति 1985। इस समिति की जो अनुशंसा थी उसको नहीं माना गया अशोक मेहता समिति को। फिर एक नई समिति का गठन करा गया वर्ष 1985, पीवीआर समिति। 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा इन्होंने करी, ग्राम सभा, मंडल पंचायत, जिला पंचायत और राज्य विकास परिषद के आधार पर इन्होंने 4 मंडल की अनुशंसा करी, इसको भी नहीं माना गया। नोट, ये पहली समिति जिसने अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की अनुशंसा कही थी। तो इस समिति की जो रेलिवेंसी है, उपयोगिता, वह केवल इस पक्ष में निकल के आएगी एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में कि पहली ऐसी कौन सी समिति थी जिसने अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखिए जाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए
शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी थी। और संभवतः इसी अनुशंसा के अंतर्गत झारखंड में आज भी कुछ पंचायती राज व्यवस्था के स्तर, प्रधानी के स्तर ऐसे हैं जो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और केवल आदिवासी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और इसी को लेकर रिपोर्ट आई है कि इन आदिवासी महिलाओं के साथ अब जो बांग्लादेश से पलायन करके लोग आ रहे हैं वह विवाह कर रहे हैं। विवाह करने के बाद वो एक प्रकार से प्रधानपति बन जाते हैं और फिर उनकी जितनी भी संपत्ति है उस पर अपना अधिग्रहण कर लेते हैं। यह रिपोर्ट का लगभग 1.5 घंटे एक राष्ट्रीय स्तर के चैनल पर डिस्कस हुई थी, तो मैं उसको शाम को सुन रहा था तो मुझे ध्यान में आ गया। ठीक है, तो ये पहली समिति थी कौन सी? पीवीआर समिति, वर्ष 1985 पहली समिति आई थी। बलवंत राय मेहता समिति वर्ष 1957, उसके ठीक 20 वर्ष के बाद आती है अशोक मेहता समिति और उसके ठीक हमारे पास 8 वर्ष के बाद आती है पीवीआर समिति। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय बोला, बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय बोला। 3 स्तरीय वाले की बात मानी गई है, ना अशोक मेहता समिति की बात मानी गई, ना पीवीआर समिति की बात मानी गई है। अब आगे की ओर चलते हैं। फिर क्या हुआ, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ और वर्ष 1986 उसके ठीक पीवीआर समिति के ठीक 1 वर्ष के बाद एक नई समिति का गठन करा गया जिससे बोला गया एलएम सिंघवी समिति। और इस समिति ने प्रथम बार कहा कि अगर आपको पंचायती राज व्यवस्था को क्रियान्वित करके अस्तित्व में लाना है तो इसके लिए आपको इसको संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत निर्माण करना चाहिए, अर्थात इनको संवैधानिक उपाधि आपको देनी चाहिए। किसने अनुशंसा करी? एलएम सिंघवी समिति। और इस प्रकार से यह समिति ऐसी समिति जिसने पहली बार संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत स्थापना की बात करी वह एलएम सिंघवी समिति होती है। इसके बाद वर्ष 1988 होता है, एक और थुंगन समिति आती है लेकिन उसकी इतनी रेलिवेंसी रहती है। तो हमारे पास जो 2 समिति अपने आप में रेलिवेंट रहती है वो होती है बलवंत राय मेहता समिति, जिनकी अनुशंसा के आधार पर आज 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में है, और एक हो जाती है हमारे पास एलएम सिंघवी समिति जो कि संवैधानिक अनुशंसा इस संबंध में करती है कि आपको पंचायती व्यवस्था की स्थापना करनी है तो उसको संवैधानिक उपाधि देनी होगी। उसी संवैधानिक उपाधि के अंतर्गत 73वां 74वां संविधान संशोधन आता है और हमारे पास पंचायती व्यवस्था स्थापित हो जाती है 11वीं अनुसूची विषय संबंध के साथ। अब 73वें संविधान संशोधन जो वर्ष 1993 में हुआ था उससे कुछ महत्वपूर्ण पक्ष या अनुशंसाएं या प्रावधान देख लेते हैं। उसमें क्या है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय होगा। 20 लाख या उससे ऊपर की जनसंख्या 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में होगी। हमने कहा अगर 20 लाख से नीचे की जनसंख्या है तो उस पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लेगी। 20 लाख से कम जनसंख्या पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम सभा को संवैधानिक आधार अधिकार प्रदान करें। कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा, समान रूप से 5 वर्ष का रहता है। संसद और राज्य विधायिका के संबंध में भी हमारे पास यही मिलता है। समय से पहले भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव होंगे, 6 माह भीतर अर्थात 180 दिन। राज्य निर्वाचन आयोग का इसके अंतर्गत गठन करा गया। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सुविधा। अब देखिए पीवीआर समिति जो थी उसने अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा का प्रावधान करा था। यहाँ पर अनुसूचित जाति को भी 73वें संविधान संशोधन अंतर्गत जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से पंचायत राज्य सूची का विषय होगा। 20 लाख से कम जनसंख्या पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 20 लाख से ऊपर की जनसंख्या पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का इसमें प्रावधान करा गया। और ये आरक्षण अलग से नहीं है, यदि कोई महिला वर्ग है वो अनुसूचित जाति और जनजाति की है तो उसके अंदर ही उसका प्रावधान यहाँ पर समायोजित करा गया है। कार्यकाल समान रूप से कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। प्रथम बैठक से जब गठित हो जाएगा तो प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल रहता है। तो कार्यकाल की जो गणना स्टार्ट होगी वह पंचायत की प्रथम बैठक से प्रारंभ होगी। समय से पहले भंग होने पर शेष अवधि के लिए 6 माह तक चुनाव होंगे। अब ध्यान रखिए जो वन नेशन और वन इलेक्शन का प्रावधान आया है उसमें भी यही प्रावधान करा गया है कि समझिए कि लोकसभा चल रही है और 2.5 वर्ष के बाद हमको मिड टर्म इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, मध्य में चुनाव करवाना पड़ता है। तो जनरली अभी कैसा होता था, जब मिड टर्म इलेक्शन होते थे तो अगले 5 साल के लोकसभा का गठन होता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रावधान भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में करा गया तो उन्होंने अनुशंसा इस बात की करी जिसको केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकार भी कर लिया है कि अब जो चुनाव होगा वो शेष अवधि के लिए होगा, यानी कि 5 वर्ष में आप 2 या 3 बार चुनाव भी करवा सकते हैं कि लोकसभा की कार्यावधि 1 साल चलेगी। तो अगर कोई एक चुनाव 1 वर्ष पहले हुआ तो फिर से 1 वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव यहाँ पर होगा। तो कार्यकाल 5 वर्ष का। समय से पहले भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव। और वो भंग इस समय हुई है जब चुनाव होने में 6 माह का समय लग गया तो फिर नई पंचायत के लिए चुनाव होगा, उस शेष अवधि के लिए चुनाव नहीं होगा। अर्थात यदि भंग होना है तो 4.5 वर्ष या उससे पहले के समयकाल में आप भंग हो जाइए। आगे की ओर बात करते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव हम यहाँ पे लेते हैं क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं पूर्ण रूप से
पंचायती राज व्यवस्था को, ये हमने संवैधानिक प्रावधान देखे थे पंचायती राज व्यवस्था के, जिसके अंतर्गत हमने देखा और समझा कि क्या क्या इतिहास किस किस प्रकार से यहाँ पर रहा है। इसके बाद यदि आपके संवैधानिक प्रावधान से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उसका उचित उत्तर आपको देने का प्रयास करूंगा। मिलता हूं दूसरे भाग में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।